हेलो, हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से हम हमारे चैनल पर। तो आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तीसरा दिन है और पिछले 2 दिन से मैं अब कुछ पर्सनल वर्क के कारण वीडियो नहीं बना पाया था, तो उसके लिए सॉरी। एंड आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो 2024 में आने की संभावना है, और साथ ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि शॉर्ट नोट्स के रूप में पूछता है या फिर यूपी में लघु उत्तरीय करके रहता है ना। मतलब टोटल 20 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो एमपी में हो या यूपी में हो सकता है 5 नंबर आगे पीछे कहीं 20 में हो, जगह 25 नंबर का भी पूछ सकता है। वो डिपेंड करता है एग्जाम के पैटर्न पर। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2024 में इस साल आने वाले हैं, और मैं आपको बता दूं ये सिर्फ शॉर्ट नोट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं दे रहा हूं, और अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो वो आप कमेंट करिएगा, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि बच्चों में ग्रोथ हार्मोन का अत्यधिक उत्पादन के कारण क्या होता है इनमें से, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं ग्रोथ हार्मोन को हम लोग सोमैटोट्रोपिन भी कहते हैं, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम सोमैटोट्रोपिन, SOMATO और TROPIN, ठीक है। और ये जो हार्मोन होता है इसे सिक्रेशन करने का काम पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा करता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से घुमा देगा कि सोमैटोट्रोपिन हार्मोन किस ग्लैंड से स्रावित होती है, तो वहाँ पे होगा हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो कह रहा है कि जब सोमैटोट्रोपिन हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन अत्यधिक उत्पादन होगा तो इनमें से कौन से लक्षण हमें देखने को मिलेंगे। तो इनमें से आपको ऑप्शन बी गाइगनेटिज्म देखने को मिलेगा। गाइगनेटिज्म का मतलब होता है एक्सेस हाइट एंड ग्रोथ, ठीक है। इसका मतलब होता है गाइगनेटिज्म का मतलब एक्सेस हाइट एंड ग्रोथ। जाहिर सी बात है आपके शरीर में जब ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा होगा तो आपके शरीर में आपकी हाइट जो होगी वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करेगी। आपने कई बार देखा होगा कि कोई कोई व्यक्ति 6.5 फीट का 7 फीट का है ना, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो वो जाते हैं। तो वो किस वजह से होते हैं, तो वो होते हैं आपका सोमैटोट्रोपिन हार्मोन के वजह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 32 वीक्स पूरा होने से पहले शिशु का जन्म होने को क्या कहते हैं, है ना। यानी कि वैसे बच्चा जो 37 सप्ताह होने से पहले, यहाँ पे करेक्शन करना पड़ेगा 32 नहीं 37 वीक्स पूरा होने से पहले जन्म होने वाले बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं, तो वैसे बच्चे को हम लोग कहते हैं प्री टर्म बेबी, ठीक है, प्री टर्म। और जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है वो टाइम होता है वो होता है आपका 42 वीक्स का, सॉरी 40 वीक्स। और कभी अगर 42 वीक्स से लेट हो तो वो हमारा कहलाएगा पोस्ट टर्म बेबी। यानी कि अगर आपका 37 वीक्स से लेकर के 40 वीक्स के बीच में किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो होगा आपका नॉर्मल बेबी हो रहेगा, लेकिन जबकि 37 वीक्स से अगर पहला होगा तो वो हो जाएगा आपका प्री टर्म बेबी, एंड 42 वीक्स के बाद अगर कोई बेबी आता है तो वो होगा आपका पोस्ट टर्म बेबी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, ये थोड़ा कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। कह रहा है इसमें कि 300 ml आइसोलीट पी, ये जो आइसोलाइट पी है ये आपका एक IV सॉल्यूशन है, ठीक है। तो कह रहा है ये सॉल्यूशन आपको 5 घंटे के अंदर देने के लिए डॉक्टर ने आदेश दिया है, और 1 मिलीलीटर में आपको 60 ड्रॉप्स होते हैं, है ना। यानी कि जो IV सेट लगा हुआ है उसमें से 1 ml में 60 ड्रॉप्स बनते हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि इसका फ्लो रेट कितना होना चाहिए ताकि ये जो 300 ml की जो सलाइन है वो पूरी बच्चे में 5 घंटे के अंदर चली जाए। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, तो वो फार्मूला हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर। तो फार्मूला रहेगा हमारा फ्लो रेट को निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले वॉल्यूम लिखेंगे, वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे हम लोग टाइम से,
जो हमारा होगा मिनट में, साथ ही इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग ड्रॉप फैक्टर से। तो हमारा वॉल्यूम कितना है इसमें, तो वॉल्यूम हमारा 300 ml और वॉल्यूम हमारा ml में रहेगा, ध्यान रखिएगा। और टाइम कितना रहेगा हमारा, तो टाइम है इसमें दिया हुआ 5 घंटे के अंदर हमें खाली करना है। तो टाइम को हम लोग किस में बताते हैं, मिनट में कन्वर्ट करना है। तो 5 घंटे बराबर 300 मिनट होंगे हमारा। फ्लो रेट कितना है, जो ड्रॉप फैक्टर है, यानी कि 1 ml में कितने ड्रॉप्स आते हैं, तो 1 ml में हमारा 60 ड्रॉप्स आते हैं। तो ड्रॉप फैक्टर हमारे यहाँ पर हो जाएगा 60, 300 को डिवाइड हो जाएगा, टोटल इसका जो फ्लो रेट आएगा वो 60 ड्रॉप्स पर मिनट होगा। ठीक है, यानी कि अगर आप बच्चे को 1 मिनट में से 60 ड्रॉप्स दीजिएगा तो वो 5 घंटे के अंदर पूरी बॉटल खाली हो जाएगी या सलाइन बच्चे को चला जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 60 ड्रॉप्स। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो को फिर से बैक करके देख सकते हैं, एंड अगर आपको फिर भी समझ में ना तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मोरो रिफ्लेक्स समाप्त होता है। तो मोरो रिफ्लेक्स होता क्या है, तो आप साइड में पिक्चर में देख सकते हैं मोरो रिफ्लेक्स है क्या। मोरो रिफ्लेक्स में बेबी को ऐसा महसूस होता है कि वो गिर रहा है ना, तो इस वजह से वो अपने दोनों हाथों और पैरों को फैला लेता है। तो ये आपका कहलाएगा मोरो रिफ्लेक्स। तो कह रहे हैं कि ये मोरो रिफ्लेक्स ख़त्म होने का टाइम कितना है, तो मोरो रिफ्लेक्स आपका ख़त्म होने का टाइम जो है 3 से 4 महीने है। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको ये 3 से 6 महीने भी देखा जा सकता है ऑप्शन में, तो ये भी सही होगा। 3 to 6 मंथ में भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास 3 to 4 मंथ का ऑप्शन है तो 3 to 4 मंथ्स ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है साइनोटिक स्पेल, यानी कि देहनीलता। तो इसमें होगा कि आपका साइनोटिक है, यानी कि आपका शरीर है जो वो ब्लू कलर हो जाएगा, या ब्लू कलरेशन ऑफ योर स्किन है ना, इज करेक्टराइज्ड इन, है ना, यानी कि आपका शरीर का रंग ब्लू हो जाएगा या नीला हो जाएगा। वो इनमें से कौन से हृदय रोग के कारण होता है, ASD या TOF या VSD या PDA। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट, है ना। ये आपका एक कॉन्जिनेंटल हार्ट डिजीज है, यानी कि जन्मजात हृदय के विकार है। और कहीं कहीं पे आपको ये VSD यानी कि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट रहेगा तब भी जा सकते हैं, बट अगर आपके पास ऑप्शन TOF यानी कि टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट का रहेगा तो आप नो डाउट आप इसकी ओर जाइएगा। आई होप ये आपको समझ आया होगा MCQ, है ना। और आज के वीडियो में हमने सिर्फ 5 क्वेश्चन का सेट लगाया है ताकि हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी देख सकें। चलिए, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि अनैच्छिक रूप से मूत्र विसर्जन होने को एनकोप्रोसिस कहते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो एनकोप्रोसिस होता है, इसका मतलब होता है हमारा फीकल इनकॉन्टिनेंस, यानी कि आपको स्टूल पे कंट्रोल नहीं रहेगा अपना, वो आप बिना अपनी मर्जी के यानी कि अनैच्छिक रूप से किसी पब्लिक प्लेस में, है ना, या इनएप्रोप्रिएट प्लेस में आप पास कर देते हैं क्योंकि आपका कंट्रोल आपके रेक्टम पर नहीं है, तो इसे हम लोग कहते हैं एनकोप्रोसिस। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं मूत्र विसर्जन होने के लिए एनकोप्रोसिस कहते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है ना। मूत्र विसर्जन को हम लोग अनैच्छिक रूप से मूत्र विसर्जन हमारा कहलाता है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, जिसमें आपका ब्लैडर पे कंट्रोल नहीं रहता है। और फर्स्ट हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जन्म के समय सिर की परिधि पर छाती से अधिक होती है, यानी कि किसी भी बच्चे के जन्म के टाइम जो उसकी हेड का परिमाप या सर्कमफ्रेंस होता है, क्या वो आपके चेस्ट से ज़्यादा होगा, तो ये बिल्कुल सही बात है ना, बच्चे के चेस्ट से ज़्यादा उसके हेड के सर्कमफ्रेंस होगी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा था इन्फेंट सिट्स विद सपोर्ट एट द एज ऑफ 5 to 6 मंथ्स, है ना, यानी क्या बच्चा 5 से 6 महीने में सहारे से बैठता है, तो बिल्कुल सही बात है, खुद से नहीं बैठ सकता है ना, वो सहारे लेकर के बैठता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है स्वेप प्रक्रिया हाइड्रोसिफिलिस का एक सर्जिकल उपचार है, तो ये बिल्कुल फॉल्स है। हाइड्रोसिफिलिस क्या है, ये आपका कंजेनिटल डिजीज में पढ़ने का है ना, जो जन्मजात रोग है, और ये आपका जन्म के समय होता है।
तो कह रहा है कि हाइड्रोसिफिलिस का सर्जिकल ट्रीटमेंट स्वैब है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हाइड्रोसिफिलिस का जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है वो शंट सर्जरी होती है, ठीक है, जिसकी मदद से जो आपके एक्स्ट्रा फ्लूइड कलेक्ट होते हैं आपके स्कल में उसे बाहर निकाला जाता है, शंट सर्जरी। और ये जो स्वैब प्रक्रिया है यानी कि स्वैब प्रोसीजर, ये आपका हिर्शस्प्रंग डिजीज में यूज होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि टेलिपस इक्विनोवेरस को उंगलियों को संयोजन भी कहते हैं, तो ये गलत बात है ना। जो टेलिपस इक्विनोवेरस होता है ये आपकी उंगलियों का नहीं बल्कि पैरों का संयोजन कहलाता है। यानी कि यहाँ पे क्लब फिंगर्स की जगह क्लब फुट अगर रहता तो ये बिल्कुल सही होता, बट चूंकि क्लब फुट नहीं है, फिंगर है, तो ये गलत होगा आपका। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि जो 5 क्वेश्चन है, 5 में हमने करीब करीब 7 या 8 क्वेश्चन हमने बता दिया आपको। बस फर्क ये है कि क्वेश्चन किस तरह से घुमा के पूछता है वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। अब हम लोग फिल द ब्लैंक्स देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा है इसमें कि मध्य कान का सूजन आपका क्या कहलाता है। तो हमने पहले ही बताया था आपको, पिछले 2-3 वीडियो में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडिल ईयर इज नोन एज ओटाइटिस मीडिया। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि नवजात शिशु का सामान्य वजन कितना होता है। तो नवजात शिशु का जो नॉर्मल वेट होता है वो 2.8 kg होता है। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है हमारा लेट डाउन रिफ्लेक्स किस हार्मोन के कारण होता है। तो लेट डाउन जो रिफ्लेक्स होता है वो हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण होता है। अब कह रहा है बैकवर्ड कर्वेचर ऑफ द स्पाइन यानी कि मेरुदंड के पीछे की ओर के अत्यधिक घुमाव को क्या कहते हैं। तो मेरुदंड का जो अत्यधिक अगर घुमाव होगा यानी कि जो आपका रीढ़ की हड्डी होती है वो किस तरह से होता है, ज़्यादा नहीं, बस हल्का इस तरह से झुकी होती है। लेकिन अगर आपकी जो बोन है रीढ़ की हड्डी वो थोड़ा सा ज़्यादा कर्व हो गई है तो फिर वो आपका कहलाएगा लॉर्डोसिस, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं अत्यधिक घुमाव को लॉर्डोसिस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हेमोफीलिया एक किस के कमी के कारण होता है। तो हेमोफीलिया ये आपका फैक्टर 8 के कारण कमी के कारण होता है, जो आपका ब्लड क्लॉट का एक फैक्टर है, ठीक है। ब्लड क्लॉट के टोटल 13 फैक्टर होते हैं, आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में। तो हेमोफीलिया ये आपका ब्लड क्लॉट का 8 फैक्टर के कमी के कारण होता है। चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एंड साथ ही आप लोग एक कॉपी और पेन लेकर के नोट कर दीजिएगा सारा क्वेश्चन, और आप लोग को उनमें से जो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेंगे आप लोग उसे प्रायोरिटी दे सकते हैं। बट मैं यहाँ जितने क्वेश्चन डाल रहा हूँ सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, और जो यूपी वाले बच्चे हैं वो या जो एमपी वाले बच्चे हैं वो, है ना, क्योंकि जब सिलेबस एक है, क्वेश्चन का पैटर्न एक है, तो क्वेश्चन लगभग सेम ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग क्वेश्चन होते हैं, बस घुमाया जा सकता है क्वेश्चन को, बट ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से बनाया जाएगा, है ना। चलिए, तो नोट करिएगा आप लोग। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे जो यूपी में पूछा जाता है वो लघु तरीके के प्रश्न में पूछा जाता है, एंड एमपी में आपका शॉर्ट नोट्स के नाम से ये पूछा जाता है, ठीक है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा वो होगा वर्ण, है ना, यानी कि जलन, और इससे पे शॉर्ट नोट्स डाल सकता है, और साथ ही इसमें आप टाइप्स ऑफ बर्न देख लीजिएगा या रूल ऑफ 9 देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर बात कर ले तो रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्स इन चाइल्ड केयर, यानी कि एक पीडियाट्रिक नर्स का किसी बच्चे की देखभाल में क्या भूमिका होती है, या फिर कह लीजिए कि पीडियाट्रिक नर्सिंग में किसी नर्स की भूमिका को लिखें, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा बेसिक राइट्स ऑफ चाइल्ड, यानी कि बच्चे का मौलिक अधिकार के बारे में लिखने को कह सकता है आपको, या फिर किसी को घुमाया जा सकता है कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड राइट्स ऑफ चाइल्ड, यानी कि वैसे कौन कौन से बच्चे के अधिकार हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत है ना। तो ये क्वेश्चन को दे सकता है, मतलब इसी से रिलेटेड रहेगा, बस थोड़ा आगे पीछे घुमाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों स्टेट के लिए, कह रहा है इसमें है आपका एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि स्तनपान के फ़ायदे क्या हैं,
या इसे दूसरे तरीके से लिख सकता है इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि उसकी महत्वता को समझाइए। या कह सकता है इसमें आपको कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, है ना, यानी कि विरोधाभास, या कह लीजिए कि ब्रेस्ट फीडिंग से क्या नुकसान हो सकता है या किस कारण से लोग नहीं करवाते हैं ब्रेस्ट फीडिंग, तो इस पे आपको शॉर्ट नोट्स डाल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा हमारा वो यूपी के लिए काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है, एमपी में से कम पूछा है, एक या दो बार ही पूछा है, बट यूपी में काफ़ी बार पूछा है। और वो क्वेश्चन है हमारा कंगारू मदर केयर KMC, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा BFHI यानी कि बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, ये दोनों स्टेट में पूछा है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है आपका इमीडिएट केयर ऑफ न्यू बॉर्न बेबी, है ना, यानी कि जो नवजात होता है या जो तुरंत जन्मा बच्चा है उसे आप सबसे पहले केयर देखभाल कैसे आप प्रदान करेंगे, आपको क्या कैसे स्टेप उठाने होंगे, आप सभी को पॉइंट वाइज लिखने हैं। और अगर आपको एक गाइडेंस चाहिए कि आपको किस तरह से आंसर लिखने हैं तो आप कमेंट करिएगा, मैं वो भी आपको बताऊंगा कि आप लोगों को अपने कॉपी में वहाँ पे आंसर किस तरीके से लिखना है ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। फिर क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आप लोग ध्यान दीजिएगा हाइड्रोसिफिलिस के बारे में, जो यूपी में पूछा है, एमपी में एक या दो बार ही आया है, बट यूपी में काफ़ी बार पूछा है हाइड्रोसिफिलिस, है ना। और जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो थोड़ा यहाँ पे आप लोग खुद से थोड़ी मेहनत कर दीजिएगा, है ना, क्योंकि इंग्लिश थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है एंड कंपैरेटिवली थोड़ा इजी लगता है मुझे भी, तो मैं थोड़ा इंग्लिश को प्रेफरेंस ज़्यादा देता हूँ। बट हाँ, क्वेश्चन यही है, आप लोग थोड़ा इसका हिंदी मतलब निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोग ज़रा ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा है दोनों स्टेट में, क्वासियोर्गर या मार्सम्स, है ना। और कभी कभी कह सकता है कि इन दोनों के बीच में अंतर बताएं, या फिर कह लीजिए कि मेल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण पर शॉर्ट नोट्स डाल सकता है, तो इस टॉपिक से रहेगा। फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, जो टीकाकरण सारणी है उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की बात करें तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों स्टेट के लिए और चांसेस है पूछने का। अगला क्वेश्चन की बात करें तो बर्थ इंजरीज, है ना, यानी कि जन्म के समय बच्चों को कौन कौन सी चोटें लग सकती हैं। और आप लोग देख लीजिएगा कि होम एक्सीडेंट्स इन चिल्ड्रन, है ना, यानी कि घरों में होने वाले एक्सीडेंट्स या क्या कौन कौन से एक्सीडेंट्स बच्चों में होते हैं, ये चीज़ को आप लोग एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा वॉर्न इन्फेस्टेशन, है ना, यानी कि जो आपका कृमि रोग होता है ना, वॉर्न इन्फेस्टेशन, वो देख लीजिएगा, वो भी क्वेश्चन पूछा है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 होगा हमारा कि विनिंग, है ना, जो कम इम्पोर्टेंट है बट हाँ एक नज़र डाल लीजिएगा विनिंग के बारे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंस ऑफ प्ले इन चिल्ड्रेन, है ना, यानी कि बच्चों में खेल का क्या महत्व है। और क्वेश्चन नंबर 16 जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों स्टेट के लिए, वो है TOF टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट, है ना, जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये शॉर्ट नोट्स में डाल सकते हैं। अब साथ ही आप लोग कुछ और क्वेश्चन है जो ध्यान रखना है आपको, और MP वाले जो भी बच्चे हैं उसमें 2-3 क्वेश्चन और ऐड कर लें। अंडर 5 क्लिनिक प्रिवेंशन होम एक्सीडेंट्स इन चिल्ड्रन, जो हमने बता दिया अभी। अपगार स्कोरिंग क्या है। फिर कुछ आप लोग डिजीज भी देख सकते हैं, एनीमिया या नियोनेटल जॉन्डिस, मीजल्स, न्यूमोनिया, तो इस तरह की और एक और एसोफेगल अट्रेसिया, ये जितने भी क्वेश्चन हैं हमने आपको दिए, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड जो भी आपका रहेगा 20 नंबर वो इतने में से ही रहेगा, है ना। तो आप लोग अगर इतना क्लियर रखते हैं तो आपका करीब 35 मार्क्स हमने क्लियर करवा रहा हूँ मैं आपको, है ना। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए अपनी, और आगे की वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।